हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए आपकी कुशलता की कामना करते हुए और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, गहरे समुद्र में एक सुंदर जलपरी रहती थी जिसका नाम था मीरा। मीरा बहुत चुलबुली, हंसमुख और हर किसी की मदद करने वाली थी। समुद्र में उसकी हर जगह तारीफ होती थी। लेकिन मीरा की एक आदत थी, वह इंसानों की दुनिया के बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहती थी। एक दिन वह इंसानों की दुनिया देखने ऊपर आई और एक छोटे से गांव में रहने वाले एक साधारण लड़के से उसे प्यार हो गया। लड़के का नाम था माधव। माधव बहुत सीधे सादे स्वभाव का था और मछुआरों का काम करता था। मीरा ने अपना दिल माधव को दे दिया और उसकी वजह से उसने अपना जलपरी जीवन छोड़कर इंसानों की दुनिया में शादी करने का फैसला किया। मीरा और माधव की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पूरे गांव में चर्चा थी कि माधव ने एक जलपरी से शादी की है। लेकिन जैसे ही मीरा अपने ससुराल पहुंची, उसे समझ में आ गया कि इंसानों की जिंदगी समुद्र जितनी आसान नहीं है। मीरा को सबसे पहले सामना करना पड़ा उसकी सास श्रीमती कमला देवी से। कमला देवी एक कड़क स्वभाव की महिला थीं और उन्होंने मीरा को पसंद नहीं किया क्योंकि वह न तो रोटी बना सकती थी और न ही इंसानों की तरह ढंग से चल सकती थी। पहले दिन ही कमला देवी ने मीरा को किचन में भेजा। बहू, जरा दाल बना दो। मीरा ने उत्साह से कहा, दाल? ठीक है। लेकिन मीरा ने दाल में नमक की जगह समुद्र का पानी डाल दिया। पूरा घर दाल चखते ही उल्टा हो गया। माधव ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन सास ने तुरंत ऐलान कर दिया, ये जलपरी तो हमारे घर का सत्यानाश कर देगी। मीरा की नंद विमला गांव की सबसे तेज तर्रार लड़की थी। वह मीरा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन विमला ने मीरा से कहा, भाभी, तुम्हें इंसानों की तरह साड़ी पहननी आती भी है। मीरा ने गर्व से कहा, साड़ी तो क्या, मैं तो समुद्री घास से भी डिजाइनर कपड़े बना लेती हूँ। लेकिन जब मीरा ने साड़ी पहनने की कोशिश की तो वह उसमें इतनी बार उलझी कि पूरे घर ने हंसी का ठिकाना नहीं रहा। नंद ने ताना मारा, अरे भाभी, पानी में मछलियां पकड़ना आसान है लेकिन इंसानों के कपड़े पहनना मुश्किल। मीरा को ससुराल में एक और समस्या का सामना करना पड़ा, पड़ोस की महिलाएं हर रोज मीरा के अजीब हरकतों पर चर्चा करतीं। अरे, वह नई बहू तो सुबह सुबह तालाब में कूदकर नहाती है। और सुना है, वह चाय की जगह शंख का रस पीती है। मीरा ने धीरे धीरे इंसानों की आदतें सीखनी शुरू कीं। उसने सबकी मदद करना शुरू किया। जब गांव में पानी की किल्लत हुई तो मीरा ने समुद्र से पानी लाने के लिए अपनी पुरानी शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने अपने ससुराल वालों और गांव वालों को यह सिखाया कि अलग होने का मतलब यह नहीं कि कोई कमतर है। जलपरी मीरा ने दिखा दिया कि प्यार, समझदारी और थोड़ा धैर्य हर मुश्किल को आसान कर सकता है। ससुराल वालों ने भी सीखा कि किसी की अच्छाई उसकी बाहरी विशेषताओं से नहीं बल्कि उसके दिल से परखी जाती है। अब मीरा का ससुराल एक हंसता खेलता घर बन गया। कमला देवी उसे अपनी सबसे प्यारी बहू मानने लगीं। विमला ने मीरा को साड़ी पहनने के टिप्स देने शुरू कर दिए। और माधव, वह अपनी जलपरी पत्नी पर गर्व महसूस करता था। सीख, कभी कभी जिंदगी में तालमेल बैठाने में समय लगता है, लेकिन अगर मन में प्यार और सहयोग हो तो हर रिश्ता खूबसूरत बन सकता है। गर्मी की छुट्टियों का पहला दिन था। सीतापुर कस्बे में मशहूर 4 दोस्तों का गैंग, आर्यन, सोनू, पायल और दीपक, अपनी कस्बे के पुराने जंगल की तरफ ट्रैकिंग पर जाने की योजना बना रहा था। इस जंगल के बारे में यह चारों दोस्त बचपन से एक अफवाह सुनते आ रहे थे कि यहाँ की झाड़ियों में छुपी किसी रहस्यमयी जगह पर सबसे लजीज मैगी मिलती है। दीपक हमेशा से बड़े बड़े दावे करने में माहिर था। उसने कहा, मैंने तो खा भी रखी है उस झाड़ियों वाली मैगी को। इतनी टेस्टी मैगी तुमने कभी नहीं खाई होगी। बाकी तीनों दोस्तों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन रहस्य जानने की उत्सुकता ने उन चारों को जंगल तक खींच लिया। सबने अपने अपने बैग में थोड़ा बहुत खाना, पानी और सोनू की मम्मी की दी हुई स्पेशल मिर्ची वाली टॉफियां रख लीं। पायल ने कैमरा उठाया ताकि उनकी खोज का सबूत भी रहे और कस्बे वाले उस पर विश्वास कर सकें। जैसे ही चारों दोस्तों का गैंग जंगल में घुसा, वहां का माहौल एकदम अलग था। पक्षियों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती पानी की हल्की धारा की आवाज, सब कुछ जैसे किसी फिल्म का सेट लग रहा था। कहते हैं ना, जंगल कितनी भी डरावनी हो पर यदि अच्छे दोस्तों का साथ हो तो जंगल में भी मंगल हो जाता है।
दीपक ने कहा, चलो जल्दी करो, झाड़ियों वाली मैगी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन रास्ता थोड़ा मुश्किल है। करीब 1 घंटे की चलने के बाद चारों दोस्त उस जगह पहुंचे जहां झाड़ियों का बड़ा घेरा था। सोनू ने डरते हुए कहा, भाई, कहीं ये भूत प्रेत वाला चक्कर तो नहीं? दीपक हंसते हुए बोला, अगर भूत निकले तो उसे भी मैगी खिला देंगे। थोड़ी कोशिश और मशक्कत करने के बाद चारों ने झाड़ियों को हटाते हुए देखा कि वहां एक खुला मैदान था, जहां बीचों बीच पत्थरों से बना एक चूल्हा और लकड़ियों का ढेर रखा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने वहां पहले खाना बनाया हो, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। चारों दोस्त सोच में पड़ गए। आर्यन बोला, भाई, मुझे तो डर लग रहा है, चलो हम वापस चलते हैं, बहुत खाली मैगी घर पर खा लेंगे। पायल उस जगह की फोटो खींचने लगी। इतना चलने के बाद सब दोस्त बहुत थक गए थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वह थोड़ी देर वहां खुली जगह में आराम कर लेते हैं। जैसे ही सबने झाड़ियों के पास बैठकर आराम करना शुरू किया, एक अजीब सी आवाज आई। पायल ने डरते हुए कहा, यहाँ कोई है। दीपक ने अपने हाथ में एक बड़ी लकड़ी उठा ली और बोला, देखता हूँ कौन है। सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसके सिर पर सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां और हाथ में एक बड़ा लोटा था। उसने गुस्से से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? दीपक ने हिम्मत जुटाकर कहा, बाबा, हम झाड़ियों वाली मैगी का राज जानने आए हैं। बूढ़े बाबा हंस पड़े। उन्होंने कहा, अच्छा, तुम भी उस मैगी की खोज में आए हो? रुको, तुम्हें दिखाता हूँ। बाबा ने झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा पतीला निकाला, जिसमें पहले से बनी हुई मैगी थी। उन्होंने बताया कि वह कई सालों से जंगल में रहते हैं और झाड़ियों के पास आने वाले हर व्यक्ति को ये खास मैगी खिलाते हैं। पायल ने पूछा, यह खास क्यों है? बाबा ने बताया, इस मैगी में मैं जंगल के ताजे मसाले और झाड़ियों के पास उगने वाले खास पौधों का प्रयोग करता हूँ। इससे इसका स्वाद सबसे अलग हो जाता है। आज यह स्वाद तुम भी चख लो। बाबा ने हम सबको मैगी परोसी। जैसे ही हमने पहला निवाला खाया, वह स्वाद हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर मसाले की अपनी कहानी है। सोनू ने चुटकी लेते हुए कहा, भूत प्रेत तो कुछ नहीं निकले, पर बाबा का जादू जरूर है। दीपक ने बाबा से पूछा, आप ये मैगी हर किसी को क्यों खिलाते हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, खाने से इंसान खुश होता है, और खुश लोग जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाते। यह मेरा तरीका है जंगल को बचाने का। बाबा की यह बात सुनकर चारों का दिल भर आया। चारों दोस्तों ने मिलकर बाबा का बहुत धन्यवाद किया और कहा कि हम आगे से इस जंगल को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और गांव में सबको यह बात बताएंगे और समझाएंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सबने बाबा का शुक्रिया अदा किया और झाड़ियों वाली मैगी का राज अपने दिलों में बसाकर वापस लौटे। वह दिन न सिर्फ एक मजेदार कहानी बना, बल्कि हमें सिखा गया कि स्वाद के पीछे मेहनत और प्रकृति का महत्व छिपा होता है। प्रकृति हमें कितना कुछ देती है, लेकिन हम बदले में उसके लिए कुछ भी नहीं करते। चारों दोस्तों ने प्रण लिया कि वह कभी भी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह जब भी किसी जंगल में जाते तो अपनी झाड़ियां वाली मैगी को जरूर याद करते। आज भी जब चारों मिलते हैं तो झाड़ियों वाली मैगी का किस्सा छेड़ते हैं और कहते हैं, अगर मैगी खानी हो तो बाबा की झाड़ियों में जाना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। राधे राधे।